हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जीएफआर 2017। दिस इज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017। दिस इज अपडेटेड अप टू 31 जुलाई 2024। इसमें कुछ चेंजेस आए थे जैसे मई 2024 में। उसके बाद ये जो हमारी ये वाली हमने पीडीएफ निकाली है, ये लेटेस्ट है, अप टू डेट। सो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या कंटेंट्स हैं। अब जनरली क्या होता है ना, हम सिलेबस देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन हमें देखना है कि जीएफआर बहुत छोटी है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए हम इस पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। इस पीडीएफ में कंटेंट नहीं दिए हुए, तो हम पुरानी जीएफआर खोल लेते हैं। इसमें हमें कंटेंट दिए हुए हैं, जो ओरिजिनल सबसे पहले आई थी 2017 में, उसके कंटेंट देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 12 चैप्टर्स ही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। दीज आर ओनली 12 चैप्टर्स, 1 to 12। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे हमारे 12 चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर सिर्फ ये हमारी 100 पेजेस की पीडीएफ है। मतलब सिर्फ हमें 100 पेजेस ही पढ़ना है। इसके बाद भी हमें अपेंडिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अब ये 146, ये 46 पेजेस जो है ये अपेंडिक्स के, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। और नेक्स्ट हमारे ये फॉर्म नंबर है। ये फॉर्म नंबर वैसे फॉर्म नंबर में डिटेल्स में नहीं पूछते, सिर्फ फॉर्म नंबर पूछ लेंगे, लाइक व्हाट इज जीएफआर 6। पिछले एसएस एग्जाम में तो ये भी नहीं पूछा था एक भी क्वेश्चन, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फॉर्म नंबर में हम ये कुछ फॉर्म्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये जीएफआर के फॉर्म है, ये हम देख लेंगे। अपेंडिक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो सिर्फ बेसिकली हमें 100 पेजेस ही पढ़ने हैं इसमें। आज हम ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ हमारा 3 पेजेस का ही है, तो ये पढ़ लेते हैं हम आज। ये रहा इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई हैं। यहाँ पे रूल 2 में डेफिनेशंस, और उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ये जो रूल्स हैं ये 2017 में आए थे, और ये एप्लीकेबिलिटी देख लो इनकी, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर नहीं है। दीज आर एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अटैच एंड सबॉर्डिनेट बॉडीज। ये सिर्फ इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और उसके बाद ये जो है ऑटोनोमस बॉडीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज जिनके बाइलास बने हुए हैं खुद के, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो उनके अलग से बाइलॉज का मतलब यही होता है कि उनके सेपरेट फाइनेंशियल रूल्स हैं, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अटैच और सबॉर्डिनेट बॉडीज के ऊपर ये हमारे जीएफआर इंप्लीमेंट होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि अटैच्ड ऑफिस होते कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे ये आ गया, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्रीज आते हैं, डिपार्टमेंट्स, फिर ये अटैच्ड और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज। तो इसमें कुछ ये ऑफिसेज आएंगे हमारे, ये आ गए। तो टोटल 274 जो है वो हमारे अटैच और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज में आते हैं। हम देख सकते हैं इधर से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बीएसएफ, ये सब अटैच्ड ऑफिसेज में आते हैं। तो मिनिस्ट्री के अंडर ही वर्क करते हैं ये। तो अब हम, ये मैंने आपको बता दिया, इनके ऊपर भी लागू होते हैं। सिर्फ डेफिनेशन, अकाउंट्स ऑफिसर का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंट ऑफिसर कौन होता है? हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स और हेड ऑफ अ पे एंड अकाउंट ऑफिस, सेटअप अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स 1976 में बने थे हमारे। 1976 में क्यों बने थे ये? क्योंकि पहले सीएजी सारा काम संभालता था। जो भी अकाउंट्स बनाता था सीएजी ही बनाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको सेपरेट कर दिया। अब जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो खुद अपने अकाउंट्स बनाता है। तो दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। 1976 में एक्ट बना था इसका। तो अकाउंट ऑफिसर, उसके अंडर क्या था, पे एंड अकाउंट ऑफिस सेटअप किए थे। तो जो भी अकाउंट ऑफिसर वही होता है जो इनका हेड होता है पे एंड अकाउंट ऑफिस का। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यूनियन टेरिटरी का, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे। या फिर जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं कई यूटीज के, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ये होता है असाइनमेंट टू मेड स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स इंक्लूडेड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जैसे क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ने ना वो बनाया हुआ अपना सीजीए, सीजीए संभालता अकाउंट्स। तो उन्होंने अपने ये बनाए हुए हैं, ये रहा, हेड्स बनाए हुए हैं। बी किस हेड में कौन सी एक्सपेंडिचर की बुकिंग होगी, तो उसी को एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब इन्होंने यहाँ बोला है कि एप्रोप्रिएशन क्या है। एप्रोप्रिएशन, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, वहाँ पे जो हम फंड पूरा स्पेसिफाई करते हैं कि इसी यूनिट में आएगा, दैट इज एप्रोप्रिएशन। तो हम यहाँ देख लेते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ऑब्जेक्ट हेड को प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी कहते हैं। ये 2 डिजिट्स का होता है। ये एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो फिर ऑब्जेक्ट हेड जो होता है हमारा, वो प्राइमरी यूनिट में आएगा। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये हम बाकी डिटेल में हमारे फर्दर चैप्टर्स में आएगा ये, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। ऑडिट ऑफिसर, हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ ऑडिट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके पास पावर है, जिसको पावर दी गई है प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट पावर देगा, या फिर प्रेसिडेंट ने अगर डेलीगेट कर दिया अपनी पावर तो वो पावर देगा। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स हैं, उसमें भी डेलीगेट की हुई हैं भी किसके पास कितनी पावर है। तो जिसके पास पावर है उसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलेंगे। सीएजी, सीएजी इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे आर्टिकल 148 से 151 के अंडर आएगा। इसके जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, इसके अंडर हमें इसकी पावर्स भी दी हुई हैं और इनकी सैलरीज ये सब
वो आएगा। कंसोलिडेटेड फंड, ये आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1, ये पेपर में पूछ सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड का सेक्शन कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, 266(1). कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्टिजेंसी फंड क्या है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो एक कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट है ना, अब इसमें क्या है ना कि जो आर्टिकल 267 सबसेक्शन 1 है, उसमें ये बोला हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बना सकती है। उसमें अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वाला एक्ट निकाल दिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो इसी का ही क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन से साल में बना है, मतलब एक्ट का नाम क्या था, 1950। उसके बाद यहाँ था कि 49, एक्ट नंबर 49 ऑफ 1950, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आप देख लेना, इसको लर्न कर लेना। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट जो था 49 नंबर था इसका, 1950 ईयर में बना था, और ये आर्टिकल नंबर इसका 267 सबसेक्शन 1। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है, ऑफिसर एंट्रस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है जो हमारे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रखते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कौन हो सकता है, तो एचओडी हो सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, ये हमारा कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा। अब नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स हाँ, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट एंड ऑफिस एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स। अब ये इसका भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वेबसाइट है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की। इन्होंने क्या किया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल बनाए हुए हैं। अब इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो कैसे कंडक्ट करवाएगा स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ टू कंडक्ट स्मूथ फंक्शन, स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया यहाँ पे, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 77 सबसेक्शन 3, उसके अंडर प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऐसे रूल्स बना सकता है फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो अब प्रेसिडेंट ने फिर क्या किया, फर्स्ट शेड्यूल है ये हमारा, यहाँ पे जस्ट ये रहा फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे ये मिनिस्ट्रीज दी हुई हैं, डिपार्टमेंट। दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट एंड ऑफिस। तो जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इसमें ये डिपार्टमेंट है। आयुष मिनिस्ट्री है, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है। तो जितने भी सभी डिपार्टमेंट है वो इसी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में लिखे हुए हैं। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है। मैं बस आपको ये, मेरा ये मोटिव आपको दिखाने का, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं क्या। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, ये इसका फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें आएगा। डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के क्लासीफाई हैं इसमें है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर, ड्राइंग ऑफिसर वो होता है जो हेड ऑफ द ऑफिस या फिर गेजेटेड ऑफिसर हो, जो हेड ऑफ एंड ऑल्सो एनी अदर गेजेटेड ऑफिसर। ये इसके पास पावर होती है कि वो बिल्स को ड्रॉ करेगा और पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हर ऑफिस में पेमेंट्स होंगी सैलरीज की, या कोई भी एक्सपेंडिचर, कॉन्टिजेंट एक्सपेंडिचर है कुछ भी, तो उसमें जो बिल्स ड्रॉ करेगा और पेमेंट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, तो उसको डीडीओ बोलते हैं, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। और इसमें हेड ऑफ एचओडी को भी, एचओडी भी डीडीओ हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, जहाँ पे वो खुद ये फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारी एक। फाइनेंशियल ईयर, हाँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है ना जितने भी हमारे रूल्स हैं, इसमें गवर्नमेंट अगर कहीं लिखा हुआ वर्ड तो उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकाउंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कि डेफिनेट गवर्नमेंट अकाउंट इंक्लूड्स कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, फिर पब्लिक अकाउंट। उसमें 3 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, कंसोलिडेटेड, कॉन्टिजेंसी या पब्लिक अकाउंट। उसके बाद ऑप्शन दे दिए ए एंड बी, ए बी एंड सी, ए एंड सी। फिर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि गवर्नमेंट अकाउंट में क्या आएगा, लेकिन गवर्नमेंट अकाउंट में तीनों अकाउंट आएंगे हमारे, कॉन्टिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ये याद रखना। एचओडी, एचओडी कौन होता है, एचओडी जो होता है जो डिप्टी सेक्रेटरी होगा या डिप्टी सेक्रेटरी से बड़ा होगा। रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ये डिप्टी हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द ऑफिस गेजेटेड ऑफिसर होता है, जो हमारे डेली डीएफपीआर में भी डिफाइन किया हुआ है, या फिर कोई अदर अथॉरिटी जो स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया है। लोकल बॉडी, ये गवर्नमेंट ने इसको एम्पावर किया हुआ है टू एडमिनिस्टर अ लोकल फंड। लोकल फंड क्या होता है, लोकल फंड हमारे ट्रेजरी रूल्स हैं, उसमें रूल 652 में लिखा हुआ है। ये भी पेपर में आ सकता है कि लोकल फंड इज डिफाइंड इन विच रूल ऑफ ट्रेजरी रूल 652, और मुझे याद आ रहा है ये भी क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर हम बार बार नहीं करते हैं, जो साल में सपोज एक बार हो गया, दैट इज नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो हम बार बार करते हैं, जैसे मंथली सैलरी की पेमेंट हुई, तो दैट इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये आपको मैंने बताया था ना, एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि स्पेसिफाई, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन हमने पढ़ा था कि स्पेसिफाई एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए हम उसको फंड एलोकेट करते हैं कि इसी यूनिट में जाएगा। प्राइमरी यूनिट मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यूनिट जो होगा, ये देखो, ये भी हाँ क्वेश्चन में ये भी आया था पेपर में कि रूल 8 में ये डिफाइन की हुई है
ये जो है ना प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये रूल 8 में डिफाइन की हुई है डीएफपीआर के में। ये मैंने आपको दिखाया भी था अभी। ये आ गया ना रूल 8। रूल 8 प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसमें डिफाइन की हुई है। अब आएंगे हम पब्लिक अकाउंट पे। पब्लिक अकाउंट, हाँ, इसका भी आर्टिकल अनुकूलन 266(2), और जो कंसोलिडेटेड फंड का था वो 266(1) था, और कॉन्टिजेंसी का 267(1). पब्लिक वर्क क्या होता है? पब्लिक वर्क कोई भी हो सकता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल वर्क, इंक्लूडिंग पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक सर्विस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या आएगा कि ना, बोथ आएंगे, ओरिजिनल और रिपेयर वर्क, या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। ये बस दो ये चीज़ें याद रख लेना। रीअप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन अब क्या होता है कि जैसे अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस हेड में ये गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इस हेड में ये जाएगा पैसा, सैलरी का पैसा इस हेड में जाएगा, सपोज 01 में जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, वो पैसे जो है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा करना है, लेकिन जो फंड एलोकेट किया था जब बजट पास हुआ था, तब तब पैसे कम पड़ गए, तो उसको रीअप्रोप्रिएशन बोल देंगे कि इस हेड और किसी और हेड में पैसा ज़्यादा पड़ा है, तो एक हेड से पैसा उठा के दूसरे हेड में डाल देना, दैट इज रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन, और रीअप्रोप्रिएशन कब होता है? प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है ना, उसके बीच में जब होता है तभी उसको रीअप्रोप्रिएशन बोलेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फंड, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सच यूनिट। रिकरिंग एक्सपेंडिचर आगे जो मैंने बोला था, पीरियोडिक इंटरवल, बार बार होता रहता है, जैसे सैलरीज की पेमेंट होगी। रिजर्व बैंक क्या हो गया हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई दूसरी एजेंसी भी हो सकती है आरबीआई की, या फिर कोई भी जो एजेंट है आरबीआई का, वो भी आरबीआई के अंदर आएगा। आरबीआई का एक्ट कौन सा? 1935, 1934, एक्ट 2 ऑफ 1934। ये भी देख लेना, पेपर में वैसे आया तो नहीं था, बट स्टिल अगर जब उसमें पूछ लिया उन्होंने तो इसमें भी आ सकते हैं। सबॉर्डिनेट अथॉरिटी क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट। जो भी प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट है, दैट इज सबॉर्डिनेट अथॉरिटी। ट्रेजरी रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैपेक्स मॉडल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल। इसमें क्या होता है ना, जो डिपार्टमेंट है वो जो गुड्स हैं वो गुड्स खरीद लेगा, वो बिल्कुल प्रोक्योर कर लेगा। उसके बाद वो वारंटी के पीरियड में जाएगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका। जैसे सपोज कि डाटा सेंटर खरीद लिया, किसी डिपार्टमेंट को डाटा सेंटर की जरूरत है, तो उसने डाटा सेंटर खरीद लिया, उसके बाद उसकी कुछ टाइम पीरियड होगा, 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का। उसके बाद उसको यूज करेगा, फिर उसके बाद उसको डिस्पोज करेगा। डिस्पोजल कैपेक्स मॉडल में ये आएगा एक्सपेंडिचर। ओपेक्स मॉडल क्या होता है? जैसे कि जो सेलर है वही सब कुछ गुड्स प्रोवाइड करेगा, मेंटेन करेगा, और कंज्यूमेबल भी वही प्रोवाइड करेगा, और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा वो वापस उन गुड्स को ले जाएगा। तो जो बायर है उसको कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करता रहेगा उस मॉडल की। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मॉडल। अब इसमें क्या होगा कि जैसे सपोज कि डाटा सेंटर उनको खरीद जरूरत है उनको, लेकिन वो डाटा सेंटर खरीदना नहीं चाहते। अगर वो खरीदेंगे, उनको सब कुछ प्रॉपर मैन पावर भी चाहिए उसको मेंटेन करने की, उसके बाद फिर डिस्पोज भी करना होगा, तो वो क्या होता है कि आउटसोर्स कर लेंगे कि किसी कंपनी को, कि आप सारी मेंटेनेंस सब कुछ आप ही देखना, और वो सामान भी आपका ही होगा, बस हमें हमें आपकी सर्विसेज चाहिए। तो दैट इज ओपेक्स मॉडल। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन, हाँ, अगर सपोज कि कोई ऑर्डर निकालना है किसी डिपार्टमेंट को, तो अगर वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है तो वो खुद से ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो वो ऑर्डर निकालना चाह रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी इफेक्ट करेगा, तो उस केस में उस डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा वो ऑर्डर। जैसे सपोज कि कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्डर है, जैसे डीए इंक्रीज करना है, तो मिनिस्टर फाइनेंस ही करेगा वो। इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस। डिपार्टमेंट रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें भी आएगा कि जैसे डीए की पेमेंट करनी है, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो गया, डियरनेस अलाउंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही निकालेगी वो ऑर्डर। रिमूवल ऑफ डाउट्स, अगर कोई डाउट आता है, कोई जो हम जीएफआर पढ़ रहे हैं इसमें कोई इंटरप्रिटेशन में डाउट आ रहा है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगी, क्योंकि ये जो जीएफआर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही निकाली है, तो उसके ऊपर जो डाउट्स रिमूवल है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा। या फिर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगी। जैसे सिस्टम एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय दिस रूल में बी मॉडिफाइड बाय एनी अदर अथॉरिटी, कोई और अथॉरिटी भी कर सकती है, पर उसके बाद एक्सप्रेस अप्रूवल तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही चाहिएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 ये कंप्लीट हो गया। मतलब चैप्टर 1 है, लेकिन इसमें से भी इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में, आई वाज सो सरप्राइज्ड। सो मैं आपको यही कहूंगी कि ये जीएफआर है, जीएफआर में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो आप इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना इफ यू वांट टू स्कोर। मुझे लग रहा है इसमें से कम 20 क्वेश्चन तो आए ही थे, जबकि हमारा 100 मार्क्स का तो पेपर ही होता है, उसमें से अगर 20 मार्क्स हमने जीएफआर से ले लिए, जो कि सिर्फ 100 पेजेस की ही है, फिर हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा एग्जाम को पास करना। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर।